नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास व संस्कृति कक्षा 10। सीधा शुरू करेंगे आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, ये बुक आपके सभी जितने भी भर्ती परीक्षा होती हैं सबके लिए उपयोगी हैं। राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, और सीधे यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं, सीधे बनते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। पहला जो सवाल है, देखिए, राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो जॉर्ज थॉमस ने किया। और कब किया? तो सन 1800 ईस्वी में किया। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में अपनी कृति एनाल्स एवं एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो वो राजस्थान का प्रयोग किया, या राजस्थान का। तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राजस्थान का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया, याद रखेंगे। आगे देखिए, राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? जो नामकरण कब पूर्ण हुआ? तो 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ, याद रखेंगे। सवाल सीधा पूछा जाता है। आगे देखिए, 4 नंबर, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो ये मरु और धन्व शब्द का प्रयोग हुआ है। सीधा पूछा जाता है साथियों कि मरु और धन्व शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ? तो वो ऋग्वेद में हुआ है। आगे देखिए, जोधपुर के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, मरुवार व मारवाड़, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये सीधा पूछा जाता है, जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र, याद रखेंगे, जांगल प्रदेश। प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो ये सीधा सम्मिलित करने को लेकर पूछा जाता है, कांठल। तो कांठल है प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र, याद रखेंगे। तो कांठल से संबंधित कौन सा जिला है? तो प्रतापगढ़ है। ये भी पूछा जाता है कई बार सीधा। आगे देखिए, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो छप्पन का मैदान है। प्रश्न पूछा जाता है कि छप्पन का मैदान कहाँ है? तो वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य हैं, याद रखेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल, भैसरोलगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो वो भैसरोलगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग, याद रखेंगे, भैसरोलगढ़ से बिजोलिया। ये अभी सवाल प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा। ये सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है, और गिरवा को सम्मिलित करना है हमें उदयपुर में। उदयपुर की तस्तीर नुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो गिरवा हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो मांड। पूछा जाता है, मांड से संबंधित जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर में है। सीधा पूछा जाता है, मांड से संबंधित जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर हैं। देखिए आगे देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये वागड़। और सीधा प्रश्न पूछा जाता है साथियों, वागड़, तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उसको याद रखने के लिए देखिए, ड से डूंगरपुर और वा से बांसवाड़ा। आगे देखिए, कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये हरोती। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ और जैसलमेर मांड। और उदयपुर में पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वो गिरवा। आगे देखिए, आगे का सवाल, जो सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो शेखावटी। प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, शेखावटी में कौन से जिले आते हैं? तो सीकर, झुंझुनू और चूरू है, याद रखेंगे। आगे देखिए, जिस कला में मानव लेखन कला से अपरिचित था, क्या कहलाता था? तो प्राक युग, आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक, याद रखेंगे। अस्पष्ट तथा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल से प्रारंभ होते हैं? तो वो आद्य युग, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। और किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो वो ऐतिहासिक युग, याद रखेंगे। ये सवाल सीधे पूछे जाते हैं। आगे देखिए, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया? ये प्रश्न सभी सवाल जितने भी हैं साथियों, सभी परीक्षाओं में सीधे सीधे उठाए गए हैं, और इनको ज़्यादा समय नहीं जाए इसलिए वन लाइनर में आपके सामने ये प्रस्तुत हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया? तो ये 3 भागों में। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल
से संबंधित माना जाता है तो वो पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, प्रश्न सीधा पूछा जाता है। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है तो वो 3, पूर्व, मध्य और उत्तर पाषाण काल में। राजस्थान के किस का स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं? राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं तो वो जयपुर व इंद्रगढ़। याद रखेंगे, जयपुर व इंद्रगढ़। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं? जयपुर के अतिरिक्त ऐसा भी पूछा जाता है तो वो इंद्रगढ़ है। जयपुर व इंद्रगढ़ से खोजे गए हैं सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हथौड़ी किसने खोजी तो C.A. हैकेट। हथौड़ी हैकेट याद हो सकता है आराम से। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हथौड़ी किसने खोजी तो इनसे पूर्व किसने खोजी थी हस्त कुठार ये हथौड़ी तो C.A. हैकेट। परीक्षा में देखते ही सीधा याद आ जाएगा हथौड़ी हैकेट। जालौर से पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? जालौर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है तो बी आलसीन को जाता है ये। फिर देखिए, राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं तो ये चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के स्थल। और मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के जो प्रमाण है वो किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं तो देखिए, लूनी, बेडस व इनकी सहायक नदियाँ। जो मध्य पाषाणकालीन है वो तो है लूनी और बेडस और उनकी सहायक नदियाँ, और जो पूर्ण पाषाणकालीन है वो है चंबल, बनास और इनकी सहायक नदियाँ। और मध्य पाषाणकालीन काल के बारे में बात की जाए तो मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते थे तो ये माइक्रोलिथ। याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते थे तो माइक्रोलिथ। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर या नव पाषाणकालीन के उल्लेख मिलते हैं? कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर या नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं तो वो बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर से। सीधा सवाल पूछा जाता है साथियों, और ऑप्शंस इनमें से एक दे दिया जाता है जिनमें हमें पहचानना है कि कौन सा है जहाँ से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर या नव पाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं, और ज़्यादातर यही ऑप्शन पूछा जाता है, बागौर, भीलवाड़ा हैं। याद रखेंगे। फिर देखिए, पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़ में है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर देखिए, नंदलालपुरा, किराडोत और छितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है तो ये जयपुर में है। नंदलालपुरा, किराडोत और छितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता ये जयपुर में है। आगे देखेंगे, साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है तो ये बीकानेर में। साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता, साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर हैं तो ये बीकानेर में। आगे देखिए, कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता तो ये सवाई माधोपुर में है। कोल माहौली, सवाई माधोपुर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर। माहो याद हो सकता है अच्छे से, परीक्षा में देखते ही सीधा याद आ जाएगा साथियों। जो याद नहीं हो रहे हैं उनको बारे में बात करेंगे, बाकी कुछ हैं जो आपको याद करने ही होंगे। कोल माहौली, माहो, माधो, देख के आपको याद आ जाएगा साथियों, थोड़ा रिलेट हो जाएगा अपने आप। कोल माहौली, सवाई माधोपुर धातु युगीन सभ्यता कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। जो साबणिया वो पुगल हैं वो बीकानेर। फिर देखिए, मल्हा धातु युगीन सभ्यता स्थल तो ये भरतपुर, मल्हा, भरतपुर। फिर देखिए, एलेना धातु युगीन तो ये जालोर, एलेना, जालोर। बूढ़ा पुष्कर, इसको लेकर परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लेकिन ये पुष्कर देखते ही आपको सीधा अजमेर ही करना है। याद रखेंगे, बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है तो ये अजमेर में है।
आगे देखेंगे, आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित हैं? आहड़ व जाडोल, तो देखिए आहड़ का तो हमें पता है, जाडोल का किन्हीं किन्हीं को नहीं पता है तो वो उदयपुर है, याद रखेंगे। सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है और जाडोल को अन्य कहीं पर सुमेलित कर दिया जाता है, जो सुमेलित नहीं होता है। तो जाडोल कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है, याद रखेंगे। आगे देखिए, गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता, तो ये सीकर कांतली नदी के किनारे। फिर देखिए गिलुंड धातु युगीन सभ्यता, गिलुंड कहाँ पर है? तो ये राजसमंद, याद रखेंगे, गिलुंड राजसमंद। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता, तो ये हनुमानगढ़, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, जाडोल उदयपुर। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? लोहकालीन, सिर्फ लोहकालीन, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जा रहा है अभी अभी, तो इनको अच्छे से देख ले। देखिए जो 9 भरतपुर हैं ये लोहकालीन है, फिर जो जोधपुरा है वो जयपुर है, और सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक ये जो है लोहकालीन सभ्यताओं के प्रमाण इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए 9 भरतपुर, जोधपुरा, सुनारी और रेड, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता था? तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता था। भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस स्थान से होता है? भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो ये होता है देखिए नोह से होता है, नोह भरतपुर से। फिर देखिए राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदबान संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ है? तो ये विराटनगर से हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदबान संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? तो ये विराटनगर से हुआ है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो ये अमलानंद घोष ने की। कब की? तो ये 1952 में की गई, याद रखेंगे, ये तो आपको पता ही है। फिर देखिए कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये काले चूड़ियाँ हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखें, काले चूड़िया कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती और द्वर्षदती, वर्तमान में जो घग्गर नदी है वही। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ये साथियों अभी शायद फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ये 5। सीधे सीधे प्रश्न बनाए जा रहे हैं यहाँ से, तो अच्छे से देखिए। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये सीधा प्रश्न पूछा जाता था पहले, अभी भी अगर पूछा जाए तो याद रखें, दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण ये कालीबंगा, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी फेमस सवाल है। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण, तो धूलकोट, आहड़, उदयपुर। फिर आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे? तो आहड़ जो है वो आयड़ या बेड़च, याद रखेंगे, आहड़, आयड़ या बेड़च। फिर आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? आहड़ का किसके द्वारा किया गया? तो ये अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। और कालीबंगा का किसके द्वारा किया गया? तो अमलानंद घोष द्वारा 1952 में। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो ये ताम्रवर्ती नगरी। सवाल पूछा जाता है साथियों ये कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आहड़ सभ्यता, याद रखेंगे, आहड़ सभ्यता उदयपुर। फिर आगे देखेंगे, गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड है वो बनास नदी के। फिर गिलुंड कहाँ की है? ये तो राजसमंद की है। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बीबी लाल के हुआ। किसके हुआ? बीबी लाल के, 1957 से 58 में। फिर देखेंगे बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बागोर कहाँ की? भीलवाड़ा की। तो ये डॉक्टर VN मिश्र 1967 से 76 में। आगे देखेंगे, देखिए कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो बागोर से हुए हैं, याद रखेंगे। ये परीक्षा में पूछने लायक है और कई बार पूछा गया है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो बागोर से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर किस नदी के किनारे है? तो ये कांतली नदी के किनारे है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, देखिए
कृपसवनी मृदबान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये गणेश्वर से हुए हैं। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ये सवाल कई बार पूछा गया। जो जननी है वो गणेश्वर हैं, याद रखेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? तो ये गणेश्वर हैं। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर, कांतली नदी के किनारे। यूनानी सिराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये सवाल अभी पूछा गया था। यूनानी सुराही, तो ये भिनमाल है, याद रखेंगे। यूनानी सुराही किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये भिनमाल। भिनमाल का प्राचीनतम नाम क्या था? जो भिनमाल का प्राचीन नाम है वो श्रीमाल है। रोमन एम्फोरा सूरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? रोमन एम्फोरा सूरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये भिनमाल से हुआ है। इस्पाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। ये प्रश्न अभी शायद पूछा गया था वीडियो में, ये पता नहीं, याद नहीं है। इस्पाल सभ्यता ये उदयपुर में सुमेलित करने को लेकर पूछा गया था। इस्पाल सभ्यता उदयपुर में, याद रखेंगे। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन के बैराट से। ये भी अभी पूछा गया था, याद रखेंगे। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था लगभग। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराट से हुए हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख बैराट से प्राप्त हुए हैं? तो ये भाभरू अभिलेख, याद रखेंगे। अशोक का कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है बैराट से? तो ये भाभरू अभिलेख है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो बालाथल है वो उदयपुर में है। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन, तो ये प्रोफेसर VN मिश्र द्वारा। रंग महल सभ्यता कहाँ है? तो ये रंग महल भी हनुमानगढ़ में, याद रखेंगे। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में है। जो नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। और बरौर सभ्यता वो गंगानगर में है। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? तो डेरा तरखानावाला से हुए हैं। फिर देखिए, पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? ये सवाल पूछा गया है। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? तो ये मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में, याद रखेंगे। पांडवों से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? ये भी पूछा जाता है, तो यही है। सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? ये सवाल कई बार पूछा गया है, रिपीट से रिपीट। इसको आप अवश्य याद रखें। ये वापस पूछा जा सकता है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर हुआ? सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ? तो ये ऋग्वेद में हुआ। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये अभिमन्यु के साथ हुआ। अभिमन्यु व उत्तरा का जो पुत्र था, जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना, वो परीक्षित है। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? तो पूर्व मध्यकाल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। ये जो सवाल है साथियों, इसको आप अवश्य देखें। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, बार बार। जो राजपूत काल है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको अवश्य याद रखें। इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूँ साथियों, आपको अच्छे से याद रखना है उनको, फिर वो गलत नहीं होने चाहिए। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना? तो वैदिक आर्यों की संतान जो है वो डॉक्टर DH ओझा व CV वैद्य ने माना। वैद्य वैदिक वे याद हो जाएगा आराम से। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका है? तो अग्निकुंड से चंद्रबरदाई का है, ये तो आपको याद ही है। फिर देखिए, चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? तो पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो वो चंद्रबरदाई है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई? तो वो मुनि वशिष्ठ के। आगे देखेंगे, वशिष्ठ के यज्ञ से कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? ये प्रश्न पूछा जा रहे हैं बार बार, और इनमें से एक बदल दिया जाता है। तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान, याद रखेंगे। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? तो देखिए, DR भंडारकर द्वारा ये बताई गई ब्राह्मणों से उत्पत्ति राजपूतों की। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों, ये जरूर पूछा जाता है कि राजपूतों के ब्राह्मणों की से उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये सभी याद रखें अच्छे से। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? तो कर्नल टॉड ने बताया विदेशी, ये खुद विदेशी थे, तो आपको इसको याद करने में कोई समस्या होगी नहीं। फिर देखिए, अबुल फजल ने गोहिल वंश
को किससे संबंधित माना? तो ये इराक के शासक नौशेखा से। किससे? इराक के शासक नौशेखा से। किसने माना? तो वो अबुल फजल ने। कर्नल टॉड ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना? तो ये वल्लभी के शासक से। गोहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? तो गोविंदनाथ शर्मा व नैन सिंह ने। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? तो वो बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी। ये सवाल पूछा जाता है बार बार, याद रखेंगे। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनाया? तो कैलाशपुरी में। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का जो मंदिर है किसने बनाया? तो बप्पा रावल द्वारा बनवाया गया, याद रखेंगे। कहाँ पर? तो कैलाशपुरी में। आगे देखेंगे, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो नागदा को। ये भी प्रश्न पूछा गया है। हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहे हैं उनमें काफ़ी जो सवाल हैं इंपॉर्टेंट वो करवाए गए हैं, वो भी आप जरूर देखें। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो कालभोज की। कालभोज की उपाधि किसने धारण की? तो वो बप्पा ने। इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। भूताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच 1227 में। ये प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। भूताला 1227, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश, याद रखेंगे। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो हमीर मदमर्दन में मिलता है, जिसकी रचना किसने की? जय सिंह सूरी ने। हमीर मदमर्दन, ये भी पूछा जाता है। हमीर मदमर्दन के लेखक कौन है? तो जय सिंह सूरी। हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को। हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया? तो इल्तुतमिश को कहा गया। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की, 1540 में की गई। गोरा बादल किसके सेनापति थे? तो रावल रतन सिंह के। किसके थे? रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो खजाइन उल फतह में। खजाइन उल फतह के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। और जो खिलजी का आक्रमण हुआ चित्तौड़गढ़ में, उसका उल्लेख भी खजाइन उल फतह में मिलता है। गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक, ये पूछा गया है। रावल शाखा का अंतिम शासक तो रतन सिंह। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? तो 1326 में। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया? विषम घाटी पंचानन, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। विषम घाटी पंचानन, तो ये हमीर है साथियों, याद रखेंगे। विषम घाटी पंचानन हमीर, और मेवाड़ का उद्धारक भी हमीर ही हैं। हमीर के वंशज क्या कहलाए? तो ये सिसोदिया कहलाई। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? तो सिंगोली का युद्ध है, जो कब हुआ? 1336 में। ये पूछा जाए सिंगोली का युद्ध कहाँ पर हुआ? जो जगह कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा है, याद रखेंगे। जो सिंगोली का युद्ध किन के बीच हुआ? तो हमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आगे देखेंगे, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा लाखा का जो पुत्र है चुंडा, उसको। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला जेल का निर्माण किसके काल में करवाया गया? ये सवाल अभी पूछा गया था रेट में, और रेट में पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किसके काल में बंजारे द्वारा निर्माण कराया गया था पिछोला जेल का? तो ये राणा लाखा के काल में। अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा? तो एक बंजारे द्वारा, याद रखेंगे। पिछोला जेल का निर्माण किसके काल में हुआ? तो ये राणा लाखा के। और कहाँ पर है पिछोला जेल? तो ये उदयपुर में। महाराणा कुंभा का किसका पुत्र था? तो राणा मोगल का। मिलते हैं पार्ट 2 में साथियों। धन्यवाद साथियों। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 इसके बाद मिलेगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये जो पूरी बुक है हम 1 लाइनर हम पूरी करा देंगे। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।